तो Q4 नंबर्स के बाद अभी कैसा बिजनेस सिनेरियो है उसके ऊपर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है पिछले कुछ तिमाही, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ से आगे कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं कि वॉल्यूम सिंगल डिजिट हायर नंबर्स पर हमें देखने मिले। तो सबसे पहले तो बताइए कि आपने कैसे देखा है Q4 के बाद अब तक का बिजनेस को। एक्चुअली आप देखिए तो Q4 हमारे बिजनेस में सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है। जो ग्रोथ आती है नॉन कोविड में यूजुअली बेस्ट होता है Q4 में। एंड उसके बाद क्वार्टर जो सबसे अच्छा होता है Q2 होता है। Q1 एक्चुअली इज द वीकेस्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर एंड Q3 उसके बाद सेकंड वीकेस्ट होता है। तो आप देखिए तो Q4 में हमने वी हैड 15% ग्रोथ ऑन नॉन कोविड कोर बिजनेस पे। और हम पूरे साल का भी हमने देखा था तो 15% कोर बिजनेस ग्रोथ हुआ है, which is very strong, and out of that 13% is volume growth and 2% is pricing growth. So actually Q4 was strong and हमारे reported results में थोड़ा कम लगा क्योंकि हमारा जो PPP कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया Q4 में, और इसके वजह से आपको रिपोर्टेड नंबर्स में थोड़ी लेस दिखेगी, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कोर बिजनेस बट मोर बिकॉज ऑफ दैट वन कॉन्ट्रैक्ट। Q1 आप देखिए तो इट्स अ नॉर्मल क्वार्टर पूरे इंडस्ट्री के लिए, जो नॉर्मली सीजन में हम देखते हैं ग्रोथ थोड़ी कम होती है नॉर्मल क्वार्टर से, एंड यूजुअली वी सी बिकॉज यूजुअली लोग ट्रैवल करते हैं ये टाइम पे, पीपल आर ऑल ट्रैवलिंग, डॉक्टर्स आर ऑल ट्रैवलिंग, तो हमारी बिजनेस आप जानते हैं डॉक्टर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, तो जब डॉक्टर्स ही ट्रैवल कर रहे हैं पेशेंट्स भी ट्रैवल कर रहे हैं तो पैथोलॉजी कम होता है। तो Q1 usually therefore is couple of percentage points lower growth than the quarter before. तो आप देखिए तो usually Q1 में historically आप देखें तो year on year growth होता है 8-10%, और दूसरे क्वार्टर्स में बिल्कुल। अच्छा अमिता जी, अब मैं ये समझना चाह रहा था, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है और ऐसे सिचुएशन में हमने देखा इंडस्ट्री वाइड सब जगह थोड़े से प्राइस हाइक्स लिए गए थे। तो प्राइस हाइक्स के बाद मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि वॉल्यूम एस्टिमेट्स ऐसे हैं कि हायर सिंगल डिजिट में हम रह सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में प्राइस हाइक्स भी हैं, वॉल्यूम भी अच्छे मेंटेन हो रहे हैं, इसको हमें कैसे समझना चाहिए? आप देखिए जो प्राइस हाइक्स हुए हैं वो रूटीन टेस्ट में नहीं हुए हैं, वो सिर्फ स्पेशलाइज्ड टेस्ट में हुए हैं, और वो भी पूरे मेन्यू में नहीं। तो आप देखिए हमारे लिए तो हमने जो लो वॉल्यूम स्पेशलाइज्ड टेस्ट है हमने उन्होंने उसमें प्राइस हाइक किया है। इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू इम्पैक्ट द कंपनीज ग्रोथ इन अ लार्ज वे। It is like we said estimated to add 1% growth in the whole year because it was only done on some tests at about small percentage growth. तो प्राइस हाइक बहुत ग्रोथ ऐड नहीं करेगा, बट जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्वेस्टर कम्युनिटी को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि एक्चुअली प्राइस हाइक करने में हमें दिक्कत होती नहीं है। एक्चुअली हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं क्योंकि फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, और हम जो हमारा जो एफर्ट है कि वी आर मूविंग पेशेंट्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, तो अगर हम प्राइस बहुत डिफरेंस रखेंगे, गैप ज्यादा बढ़ा देंगे, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम ज्यादा प्राइस हाइक्स अभी नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर वेटिंग फॉर द मार्केट टू कंसोलिडेट मोर बिफोर वी कीप इंक्रीजिंग प्राइस। डेफिनेटली। अभी हाल ही में हमने देखा है कि आपने एक नई सर्विस लॉन्च की है अमीरा जी, और वो है मेट्रोबॉट। अब ये बताइए कि क्या है, और साथ ही साथ एआई के ऊपर भी हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो इन दोनों के बारे में बताइए, मेट्रोबॉट क्या सुविधाएं देने वाला है पोर्टल पे, और साथ ही साथ एआई को लेकर आपने अब तक में क्या क्या डेवलपमेंट्स देखे हैं? हाँ जी, मेट्रोबॉट बेसिकली एक व्हाट्सएप चैटबॉट है जो डॉक्टर्स के लिए भी अवेलेबल है एंड पेशेंट्स के लिए भी। तो आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल व्हाट्सएप पे आप बुकिंग्स कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, होम विजिट टेक्नीशियन से बात कर सकते हैं, डॉक्टर्स भी हमें प्रिस्क्रिप्शन भेज सकते हैं पेशेंट्स के लिए। तो बहुत चीजें पॉसिबल हैं जो सिर्फ चैट से हो जाए और आपको किसी से बात नहीं करना पड़े, ना तो वेबसाइट पे नहीं जाना पड़े, ऐप पे नहीं जाना पड़े। तो द आइडिया इज टू मेक थिंग्स इजी एंड डिजिटली अवेलेबल। आप देखिए तो यूजुअली जो बीमार होते हैं वो एज ग्रुप 50 प्लस में होते हैं, 40 प्लस में होते हैं। मिलेनियल्स आर नॉट रियली आवर कस्टमर्स, जो ज्यादातर ऐप पे काम करते हैं तो वेबसाइट पे। हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो व्हाट्सएप से सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी थोड़ी एज होती है,
और उसके बेसिस पे हमने व्हाट्सएप को बहुत इंपॉर्टेंट चैनल बनाया है कम्युनिकेशन के लिए। तो वही हमने लॉन्च किया डॉक्टर्स के लिए एंड पेशेंट्स के लिए। और आप जो पूछ रहे थे रिगार्डिंग वॉल्यूम एंड रिगार्डिंग आगे जाके हम एआई में क्या करेंगे। तो आप देखिए तो ये 20 साल में टेक्नोलॉजी की बहुत अपग्रेडेशन हुई है, बहुत आगे भी बढ़ी है। और आप देखिए तो एआई इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट इन द फ्यूचर के कहाँ पे। तो टुडे आप देखिए तो एक जो डॉक्टर बैठ के हमारा रिपोर्ट देखता है उनके माइंड में थोड़ा नॉलेज होता है। जो पेशेंट्स उन्होंने देखे हैं, लेट्स से उन्होंने कभी पूरे लाइफ में 100 में तो 500 बायोप्सीज देखे हैं, कोई दूसरे डॉक्टर ने 1000 बायोप्सीज देखे होंगे, 2000। तो एआई इज बेसिकली कंबाइनिंग द विजडम of all these people into one software. So it is not dependent only on one person's experience, but ये जो collection है experience की, wisdom की, वो सब साथ में जाके AI उसको apply करता है। Now ये चीजें AI बोलने में easy है, लेकिन हेल्थ केयर में यूज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, डेटा लगता है टू गेट द परफेक्ट आंसर्स दैट यू कैन एक्चुअली यूज इट इन हेल्थ केयर। बिकॉज हेल्थ केयर में आप जानते हैं हम लाइफ एंड डेथ में हम डील करते हैं, तो हम कुछ कैजुअली तो ले नहीं सकते। तो ये मॉडल्स बन रही है। एक हमारी जो ऑलरेडी टेस्ट है जो हम एआई में हमने ऑलरेडी लॉन्च कर लिए, एक दो टेस्ट हैं, ऐसे हम करते जाएंगे। बट दिस एआई विल बी मोर यूजफुल टू हेल्प द डॉक्टर टू मेक अ बेटर डायग्नोसिस। हम ऐसे नहीं बात कर रहे हैं कि हम डॉक्टर को रिप्लेस करें। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने समझाया। एआई को लेकर भी हम इसीलिए समझना चाह रहे थे थोड़ा सा। अब जैसे कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस्ड है, ऐसी सिचुएशन में इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर किस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ को कोई आपने टैप इन वगैरह किया हो, तो इसके बारे में अब अमीरा जी जानकारी दीजिए। अब देखिए तो आप जैसे कह रहे हैं, अब चर्चा तो बहुत है इंडस्ट्री में कि ये लॉन्च किया उन्होंने, ये कंपटीशन आ गया है, लेकिन एक्चुअली आप देखिए तो ग्राउंड पे ये सब डिफरेंट सेगमेंट्स डायग्नोस्टिक्स में अटैक कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट नेसेसरली इम्पैक्टिंग ऑल द इनकम्बेंट्स। अब देखिए तो हमारी जो बिजनेस है बहुत अक्यूट स्पेशलिटी बिजनेस है, जहाँ पे जब लोग क्रिटिकल होते हैं, बीमार होते हैं, तो वो ट्रस्ट करते हैं, डॉक्टर ट्रस्ट करते हैं कि आप मेट्रोपोलिस पे ही जाना, क्योंकि आपको वहां से सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। तो जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ज्यादातर क्रिटिकल केयर के होते हैं, वो मतलब कॉमन डिजीजेस नहीं होते, कॉफ कोल्ड नहीं होते, लेकिन ज्यादातर कैंसर, स्ट्रोक, बहुत जो इम्पोर्टेंट स्पेशलाइज्ड चीजें हैं, जब उनको पता है, उनको बहुत सही रिपोर्ट चाहिए, वो हमारे पास आ जाती है। तो ये जब आप ये ऑनलाइन प्लेयर्स देखिए, तो जो नया कॉम्पिटिशन आ जाए, इनके पास ये सेम कैपेबिलिटीज नहीं है कि हमारे साथ कम्पीट करे। तो ये ज्यादातर कॉमन इलनेसेस, कॉमन डिजीजेस के लिए वो ज्यादा टेस्ट करते हैं, और जो पेशेंट्स जाते हैं उनके पास यूजुअली आर मोर अट्रैक्टेड बाय डिस्काउंट्स rather than accuracy of a quality of a report. So I think these are all different sub segments in diagnostics, और हर प्लेयर के लिए अपनी जगह है, और इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इट कैन अकोमोडेट many people without growth being challenged. डेफिनेटली अच्छे से आपने समझाया, लेकिन ऑब्वियसली इस कम्पिटिटिव सिनेरियो में चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में वॉल्यूम ग्रोथ की जैसे हमने शुरुआत में बात की, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा। कितना रियलाइजेशन आपको लग रहा है कि इसके ऊपर हम देख पाएंगे? और See, like I said, Q1 is usually not the best quarter. It is actually usually a weaker quarter for at least, it depends on geography also India में। आप देखिए तो वेस्ट इंडिया में Q1 कम होता है, दूसरे मार्केट्स में इंडिया में कभी ज्यादा होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन आपका कहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो वेस्ट इंडिया में एंड साउथ इंडिया में जहाँ पे मेट्रोपोलिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, we are leaders, वहाँ पे Q1 is usually a weaker quarter, but still seeing a strong digit volume growth, I don't see to be a challenge. We will continue to do that and see a very strong single digit volume growth, and then whatever pricing benefit comes. डेफिनेटली, लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें एक्सपांशन को लेकर, जैसे आपने पहले भी बताया था, FY24 को लेकर जो भी आपने गाइडेंस दिया है, उसमें हम कैसे आगे बढ़ पाए हैं अभी तक में, और क्या प्रोग्रेस रहा है, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली हम वो दिशा से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। हमने डिसाइड किया था कि हम 1800 सेंटर, कलेक्शन सेंटर खोलेंगे 4 साल में, फ्रॉम FY21 टू FY25। आप देखिए तो मतलब है अप्रोक्सीमेटली 450 सेंटर्स, 450 सेंटर्स पर ईयर। एक्चुअली हमारी मोमेंटम बहुत अच्छी बढ़ रही है, एंड लास्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट 600 सेंटर्स किए थे। ये साल वी आर एक्सपेक्टिंग क्लोजर टू 700-800 सेंटर्स।
So I think we will be definitely beating our own targets and our own goals in terms of collection centers. Labs में हमने बोले थे हम 90 labs करेंगे 4 साल में. हमने already 30 labs कर लिए हैं 2 साल में, and this year we are planning another 30 labs. And next year again we'll plan another 30 labs. So we are very much on track and expecting that while the infrastructure सब Q1 में build हो रहा है, इसका जो gestation time होता है, अगले few quarters में उसका benefit आएगा. So we'll see obviously some of that cost impact in Q1, but the benefits will come in Q2, Q3, Q4. तो एक आखिरी सवाल अमीरा जी मेरा रहेगा डेट के ऊपर. अभी क्या सिचुएशन है, कैश और कुछ आगे फंड्स जो है वो रेस करने की हमारी कोई योजना रहेगी या नहीं, इसके ऊपर एक आखिरी सवाल मेरा. अभी तो कोई फंड रेजिंग की कोई प्लान है नहीं. वी आर नॉट लुकिंग टू रेज एनी कैपिटल. वी आर इंटरनली क्वाइट सेल्फ सफिशिएंट. हमारा अभी सिर्फ 50-60 करोड़ का डेट बाकी है जो हम पे ऑफ कर लेंगे बाय Q2 एंड. And besides that, we are only generating cash. हमारा जो free cash flow EBITDA का ratio is very high, it's almost 100%. So we are generating good amount of cash every year. And वो cash हम फिर से deploy करते हैं business के अंदर. हम capex में, technology में, infrastructure में, ये सब चीजें में हम deploy कर रहे हैं. And also new machines, new technologies, new equipments. And उसके साथ साथ हम dividends भी देते हैं हर साल. So I think between these two, almost 60-70% of the cash will be 60% of the cash will be I think utilized, and then the balance 40% will still be there for doing any new activities that we want, either acquisitions or greenfield.